सिक्योरिटी के लोग अंदर आए। उन्होंने सीट के नीचे देखा तो वहां एक मशकूक डब्बा रखा था। डब्बा बाहर निकालकर खोला गया तो अंदर एक बॉम्ब मौजूद था। ये टाइम बॉम्ब था और इसके फटने में सिर्फ चंद मिनट ही बाकी थे। आगे क्या हुआ, क्या बॉम्ब फटा, ये जानने के लिए मुकम्मल कहानी तो सुनिए। अस्सलामुअलैकुम, किस्सा कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है चचा भुलक्कड़ सीजन 1 की आखिरी कहानी। चचा भुलक्कड़ ने सफ़र किया। तहरीर है ज़किया बिलगरामी की। तो कहानी शुरू करते हैं। रावलपिंडी से शादी का बुलावा आया था। हुमैरा की फुफीजाद बहन की शादी थी। डाक की गड़बड़ की वजह से कार्ड देर से पहुंचा, इसलिए खैबर मेल में निचले दर्जे का टिकट दस्तयाब हो सका। हुमैरा परेशान थी कि इतना बड़ा सफ़र किस तरह तय होगा। खैबर मेल 10 बजे रात को कराची से रवाना होती और दूसरी रात 2:30 या 3 बजे पिंडी पहुंचती है। ऊपर से रिजर्वेशन भी नहीं था, मगर क्या करते, मजबूरी जो थी। चाचा ने दफ्तर से 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली। बस आज ही का दिन है, तैयारी कर लो। चाचा भुलक्कड़ ने बीवी से कहा, मैं खाना पका रही हूँ, आप ज़रूरी चीज़ें रख लें, थोड़ी देर में मैं भी आती हूँ। हुमैरा ने कहा। चाचा भुलक्कड़ बेचारे सीधे सादे आदमी थे। उन्हें हर चीज़ ही ज़रूरी नज़र आ रही थी। उन्होंने बेशुमार सामान इकट्ठा कर लिया। 2 अदद बिस्तर बंद तैयार किए। एक बड़ी टोकरी में बहुत से बर्तन रख लिए। कपड़ों का बड़ा बॉक्स भी घसीट लाए। सब सामान बरामदे में ढेर कर दिया। हुमैरा बावर्ची खाने का काम ख़त्म करके आई तो देखा कि पूरे घर का सामान बरामदे में जमा है। अरे ये आपने क्या किया? 2 बिस्तर बंद किस लिए भाई? पिंडी में बहुत बारिशें होती हैं, वहाँ बहुत सर्दी होगी। एक बिस्तर बंद में लिहाफ और तकिए हैं और दूसरे में रुई के गद्दे। गद्दों की क्या ज़रूरत, लिहाफ और तकिए ही काफ़ी हैं। आप भी कमाल करते हैं। तुम क्या जानो इन बातों को, दूर अंदेशी अच्छी होती है। फिर सामान तो कुल्ली ही उठाएगा ना, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं हरगिज़ 2 बिस्तर बंद लेकर नहीं जाऊंगी, कोई तुक भी तो हो। इतने में मोहल्ले का एक बच्चा अदरक मांगने आ गया। आंटी थोड़ी सी अदरक दे दीजिए, अम्मी मांग रही हैं। बेटा हमारे घर तो अदरक नहीं है, हुमैरा ने कहा। बच्चा वापस तो चला गया, मगर उसने अपने घर में कह दिया कि चाचा भुलक्कड़ इस मोहल्ले से जा रहे हैं, सब सामान बांध रखा है। ये खबर मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। हुमैरा ने दरवाज़ा खोला। अहमद साहब की बीवी आई थीं। अरे भाई, सुना है तुम लोगों का तबादला हो गया है, तुम यहाँ से जा रहे हो? नहीं बाजी, हम तो पिंडी जा रहे हैं, बहन की शादी है। कितने दिनों के लिए जा रहे हो? हफ्ता भर के लिए। हाय अल्लाह, मगर सामान तो सब बंधा पड़ा है। पूरे मोहल्ले में यही मशहूर है कि तुम लोग शहर छोड़कर जा रहे हो। बाजी ये सब मियाँ जी की कारस्तानी है, अब मैं क्या बताऊं, मेरी बात कब सुनते हैं। मिसेज अहमद वापस गईं तो दूसरी आ गईं। गर्ज के वजाहतें करते करते हुमैरा थक गई। सर में दर्द शुरू हो गया। अब दोपहर हो गई थी। खाना खाकर ये लोग लेट गए। शाम को हुमैरा ने साफ कह दिया, मैं इतना सामान लेकर नहीं जाऊंगी। रेल में बैठने की जगह मिल जाए तो वही बहुत है, ना कि पूरे घर का सामान। ठीक है भाई, तुम्हारी जो मर्जी आए वो करो, खामख्वाह सुबह से थका मारा। ये कहकर चचा नाराज होकर बैठ गए, लेकिन उन्हें मनाने का तरीका हुमैरा खूब जानती थी। हुमैरा ने गर्म गर्म चाय की प्याली ला कर दी तो मियाँ जी खुश हो गए। और फिर अचानक उन्हें कुछ याद आ गया। चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। बोले, मैं तुम्हें दिखाना तो भूल ही गया, शादी में पहनने के लिए तुर्की टोपी लाया हूँ। तुर्की टोपी? शादी में? वो क्यों? चाचा भुलक्कड़ जल्दी से टोपी निकाल लाए और दिखाकर बोले, देखा कैसी अच्छी है, फुंदना भी बहुत खूबसूरत है। कब से तमन्ना थी तुर्की टोपी लेने की, मगर लेकिन आप तो कमीज पतलून पहनेंगे ना, उसके ऊपर ये टोपी। तो क्या हुआ, कमीज पतलून पर तुर्की टोपी नहीं पहनी जा सकती? किस हकीम ने मना किया है? चाचा से कुछ कहना बेकार था, वो अपनी मर्जी करने के आदी थे। तुर्की टोपी उन्हें इतनी पसंद आई कि अभी से सर पर रख ली। रात का खाना खाकर स्टेशन पर पहुंचे तो खैबर मेल खड़ी थी। चूंकि निचले दर्जे का टिकट था, इस वजह से डब्बे में मुश्किल से जगह मिली। किसी न किसी तरह ये लोग भी दाखिल हो गए। चाचा भुलक्कड़ बहरहाल खुश थे, क्योंकि उन्हें खिड़की के पास जगह मिली थी। यहाँ से वो बाहर के मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो सकते थे।
सफ़ेद कुर्ता पाजामा, पाँव में चप्पल और सर पर सुर्ख तुर्की टोपी। वो बड़े खुश नजर आ रहे थे। डब्बे में बैठे सारे लोगों की नज़रें उन्हीं की तरफ थीं। आखिर किसी न किसी तरह रेल रवाना हुई। रात जैसे तैसे कटी। दूसरा दिन तुलू हुआ। दिन निकला तो सबने एक दूसरे को अच्छी तरह देखा और बातचीत भी शुरू हुई। चचा भुलक्कड़ ने अपना तारुफ कराते हुए बताया, मेरा नाम तो शाद अली है, मगर मोहल्ले वाले मुझे चचा कहते हैं। लिहाजा डब्बे के सारे मुसाफिर भी उन्हें चचा कहने लगे और वो बहुत जल्द सबके दरमियान मकबूल हो गए। किसी के बच्चे को बहला रहे हैं, किसी को पानी लाकर दे रहे हैं, तो किसी को चाय के लिए पूछ रहे हैं। लोगों ने चचा की तारीफें की तो वो खुशी से फूल गए। बोले, आप सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, मगर मेरे अंदर एक खराबी भी है। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। बस जनाब, सबको मेरी यही आदत याद रहती है। अब जिसे देखो वही चचा भुलक्कड़ के नाम से पुकारता है। उनकी ये बात सुनकर सब हंस पड़े। अब रेल की रफ्तार कम हो रही थी। गालिबन कोई स्टेशन आने वाला था। फिर सचमुच स्टेशन आ गया। रेल रुक गई। प्लेटफॉर्म पर तरह तरह की चीज़ें बेचने वाले घूम रहे थे। हुमैरा ने अपने पर्स में से 50 का नोट निकालकर मियाँ को दिया और बोली, ज़रा 5 रुपए की टॉफ़ियाँ तो ख़रीद लाइए, मुंह का जायका ख़राब हो रहा है। चचा भुलक्कड़ 50 का नोट लेकर टॉफ़ी वाले के पास पहुँचे, लेकिन 5 की बजाय 50 रुपए की टॉफ़ियाँ ख़रीद लीं। इतने में गाड़ी ने सीटी बजा दी। चचा घबरा कर भागे। जल्दी में अपना डब्बा पहचान ना पाए। जिस डब्बे में घुसे वो कोई और ही डब्बा था, मुसाफिरों से खचाखच भरा हुआ। चचा भुलक्कड़ का हुलिया ये था कि मैला लिबास, पुरानी चप्पल, सर पर लाल टोपी जिसका फुंदना कान के पास लटक रहा था, हाथ में टॉफ़ियों की थैली। लोगों ने समझा कि टॉफ़ी वाला आया है। बच्चे माँ बाप से जिद करने लगे, अम्मा टॉफ़ी लेनी है, टॉफ़ी। एक साहब ने पुकारा, ए फुंदने वाले भाई और टोपी वाले भाई साहब। दूसरे साहब ने आवाज़ लगाई, अरे फुंदने वाले भाई जी, इधर आना, 4 टॉफ़ियाँ दे दो। चचा भुलक्कड़ को गुस्सा आ गया। बोले, मैं कोई टॉफ़ियाँ नहीं बेचता, गलती से डब्बे में आ गया हूँ, अगले स्टेशन पर वापस चला जाऊँगा। एक बुढ़िया बिगड़ गई, कहने लगी, एहे, अगर 4 टॉफ़ियाँ बेच दोगे तो कौन सी क़यामत टूट पड़ेगी, तुम और ख़रीद लेना। ये लो 2 रुपए और 4 टॉफ़ियाँ दे दो। चचा भुलक्कड़ ने 25 पैसे फ़ी टॉफ़ी के हिसाब से ख़रीदी थी। यहाँ दुगने दाम पर बिक रही थीं। लिहाजा दिल ही दिल में खुश हो गए और बूढ़ी अम्मा से 2 रुपए लेकर उन्हें 4 टॉफ़ियाँ दे दी। अब क्या था जनाब, चारों तरफ से बच्चे चीखने लगे, हमें भी दो। थोड़ी ही देर में चचा की आधी टॉफ़ियाँ बिक गईं। अब उनके हाथ में 50 रुपए थे और आधी टॉफ़ियाँ अब भी मौजूद थीं। दिल ही दिल में तिजारत करने और मुनाफा कमाने का प्रोग्राम बना रहे थे कि अगला स्टेशन आ गया। चचा उतर गए। बराबर वाले डब्बे से बीवी को झांकता देखा तो उसी डब्बे में चढ़ गए। हुमैरा डरी बैठी थी। मियाँ जी को देखकर सुख का सांस लिया। हाय, इतनी ज़्यादा टॉफ़ियाँ? हाँ, और ये लो अपने 50 रुपए भी। चचा ने बड़े फख्र से कहा, फिर झूमकर दूसरे डब्बे की सारी रौदात सुनाई। हुमैरा दम साधे सब कुछ सुनती रही। हुमैरा के बाईं जानिब जो सीट थी उस पर 2 शख्स बैठे थे। कुछ अजीब तरह के पुरस्कार लोग थे। हुलिया भी कुछ अजीब था। चचा भुलक्कड़ से तकरीबन सबने ही बातचीत की, मगर वो दोनों लाताल्लुक बने रहे। हुमैरा ने बुर्का पहना हुआ था और मर्दों की वजह से चेहरे को नकाब से छुपा लिया था। उसे वो 2 आदमी बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं लगे। उनकी हरकत भी कुछ पुरस्कार थीं। बार बार घड़ी को देखते थे और कनखियों से इधर उधर भी नजर दौड़ा लेते। हुमैरा नकाब के अंदर से सब कुछ देख रही थी। अब दोपहर हो गई। सबने खाना निकाला। हुमैरा ने बहुत मज़ेदार कबाब और पराठे तैयार किए थे। उसने टोकरी में से खाने का डब्बा निकालना चाहा तो वो ना मिल सका। मियाँ से पूछा तो पता चला कि वो घर ही भूल आए हैं। ये आपने क्या गजब किया, कितनी मेहनत से खाना तैयार किया था। ओहो, वाकई गलती हो गई, कबाब हाथ से निकल गए। खैर, अब तो रेल का खाना खरीदना पड़ेगा। मजबूरन रेल का खाना ही लेना पड़ा। एक खाने में सिर्फ 1 रोटी थी और 1 सालन की प्लेट। थोड़े से चावल भी थे। इतना खाना हुमैरा के लिए तो काफ़ी से ज़्यादा था, मगर चचा भुलक्कड़ भला क्या करते। उन्होंने अपने लिए 3 खानों का ऑर्डर दिया। अब सब मुसाफिर हैरान।
कि आदमी 2 और खाने 4। वो उनकी तरफ मुड़ मुड़ कर देखने लगे। हुमैरा अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रही थी, मगर क्या करती। चचा भुलक्कड़ ने खूब सेर होकर खाया। हाँ, रुपए देते वक्त उनकी सारी खुशी काफूर हो गई। अब दिन के 1:45 बजे थे। कोई छोटा स्टेशन आया था। गाड़ी जरा देर को रुकी थी और वो दोनों पुरस्कार लोग अचानक नीचे उतर गए। उतरने से पहले उन्होंने बादामी रंग का एक चौकोर डब्बा सीट के नीचे खिसका दिया, जिसे कोई ना देख सका, मगर हुमैरा नकाब के अंदर से सब कुछ देख रही थी। अचानक उसकी छठी हिस्स बेदार हो गई। वो लोग कौन थे? क्यों उतर गए? ये डब्बा कैसा है? और फिर जैसे उसे खतरे का एहसास हुआ। उन दिनों में वैसे भी रेलगाड़ियों में तखरीबकारी के वाक़यात आम थे। हो सकता है इस डब्बे में कोई बॉम्ब हो। मुझे देर नहीं करनी चाहिए, जंजीर खींच लेनी चाहिए। मगर कबल इसके कि हुमैरा जंजीर खींचती, चचा भुलक्कड़ ने उठकर जंजीर खींच दी। ओह, तो शायद इन्हें भी एहसास हो गया, हुमैरा ने सोचा। चंद मिनट बाद रेल रुक गई। कुछ लोग उस डब्बे में आ गए। ये सिक्योरिटी के लोग थे। उन्होंने पूछा, क्यों जनाब, किसने जंजीर खींची है? मैंने खींची है, चचा भुलक्कड़ ने सीना तान कर कहा। क्यों, किस लिए? अभी चचा भुलक्कड़ कुछ कहने ही वाले थे कि हुमैरा बोल उठी। मैं बताती हूँ। वो देखिए, उस सीट के नीचे कोई डब्बा है। 2 मुसाफिर कराची से सवार हुए थे, अचानक उतर गए और ये डब्बा चुपके से यहाँ रख गए। हुमैरा की इस बात से सब चौकस हो गए। सिक्योरिटी के अमले ने डब्बे को एहतियात से खोला और वाकई उसमें टाइम बॉम्ब था, जिस पर 2 बजे का वक्त मुकर्रर था और अब 2 बजने में सिर्फ चंद मिनट ही बाकी थे। उस डब्बे को दूर ले जाकर फेंकने में चंद सेकंड लगे और फिर मुकर्ररा वक्त पर बम फट गया। एक जोरदार धमाका हुआ, मगर शुक्र कि रेलगाड़ी के मुसाफिर बच गए। किसी वतन दुश्मन का नापाक हमला नाकाम हुआ। सब लोग चचा भुलक्कड़ की तारीफ कर रहे थे। खूब वाह वाह हो रही थी। हुमैरा दिल ही दिल में खुश हो रही थी। लोग इन्हें ऊल जलूल कहते हैं, मगर खतरे का एहसास करके मुझसे पहले ही जंजीर खींचती। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। रेल फिर चल पड़ी। सारे मुसाफिर खुश थे, लेकिन चचा उदास बैठे थे। उनके मुंह पर 12 बज रहे थे। हुमैरा को सख्त ताज्जुब हुआ। बोली, आप क्यों उदास हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी वजह से। बात वो नहीं जो तुम समझ रही हो, चचा ने आहिस्ता से कहा। फिर क्या बात है? मैंने जंजीर इसलिए खींची थी कि मेरी तुर्की टोपी खिड़की से नीचे गिर गई थी। यहाँ दूसरा ही चक्कर निकल आया। मैं भी मुरव्वत में कुछ ना बोल सका। अफसोस, मेरी टोपी। शोहर के ये अल्फाज हुमैरा का दिल दुखाने के लिए काफ़ी थे। वो तो गनीमत था कि दूसरे लोगों ने ये बात नहीं सुनी, वरना बहुत सुबकी होती। शायद लोग इन बेचारे को जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं। हुमैरा ने ठंडी सांस भरी और खिड़की के बाहर दौड़ते दरख्तों को देखने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। किस्सा कहानी देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।